Hello everyone, welcome back to the lecture series of organizational behavior. In previous lecture, we were talking about 7 challenges and opportunities of organizational behavior, and among those 7 challenges, we have briefly talked about cross-cultural diversity, mergers and acquisitions, changing workforce profile, workforce diversity, and newer organizational design. In today's lecture, we are going to cover the next two topics, which are increasing quality consciousness and ethical issues. Let us start with the topic increasing quality consciousness. Before starting this topic, we should know what does quality means. Quality is the degree of excellence of something when it is compared with the standard of something as measured against other thing of a similar kind. तो क्वालिटी क्या है? ये एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है किसी भी चीज़ की. तो क्वालिटी में हम क्या करते हैं, अगर दो प्रोडक्ट सिमिलर हैं तो हम उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट दोनों में बेस्ट है. तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किसी दूसरे चीज़ से ज़्यादा अच्छी है. With the increased competition, organizations are becoming conscious about the quality of their product and services. तो जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे पहले हम प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन करते थे, बट हम प्राइस को कितना कम कर सकते हैं. अगर हम ज़्यादा कम कर देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्रोड्यूसर का लॉस होता है. इसीलिए अब जो कंपटीशन हो रहे हैं वो प्राइस के बेसिस पे ज़्यादा नहीं होते, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं. तो अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी के बेसिस पे कंपटीशन करती हैं. देयरफॉर क्वालिटी इज़ अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन दैट समथिंग इज़ बेटर देन समथिंग एल्स. ठीक है, तो क्वालिटी क्या है? ये हमारा एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है कि किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ से दूसरी चीज़ ज़्यादा बेटर है. फॉर एग्जाम्पल, हम अलग अलग टाइम पीरियड पे दो रेस्टोरेंट पे जाते हैं डिनर के लिए, और बाद में उन दोनों रेस्टोरेंट को हम कंपेयर करते हैं उनकी सर्विसेज के बेसिस पे, उनके फूड के बेसिस पे, और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमें दोनों रेस्टोरेंट ने दी है उनके बेसिस पे. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों ही रेस्टोरेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है या किसने बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें ऑफ़र की है. और इसी तरह जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैं, जैसे एक बार हमने यूज़ की बजाज की मिक्सर ग्राइंडर और एक बार हमने यूज़ किया फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर, और बाद में हम दोनों ही प्रोडक्ट की सर्विसेज को हम कंपेयर करते हैं और ये जज करते हैं कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है या किसकी क्वालिटी बेस्ट है. तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट में से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा था. इंक्रीजिंग क्वालिटी अवेयरनेस हैज़ जनरेटेड द एडॉप्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, एम्फेसिस इन TQM. सेकेंड, एम्फेसिस ऑन काइजान. थर्ड, मूविंग टुवर्ड सिक्स सिग्मा. एंड फोर्थ, क्वालिटी सर्टिफिकेशन. तो आज के टाइम पे नॉट इवन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं. इस वजह से कई तरीके की प्रैक्टिसेस अब सामने आई हैं, जिसमें फर्स्ट है एम्फेसिस इन TQM. TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. वेरी हाई एम्फेसिस ऑन क्वालिटी बोथ फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैज़ जनरेटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज TQM. It is originated in Japan and spread throughout the world due to globalization. ठीक है, क्योंकि अब हर कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा है, इसलिए एक ये नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है जापान में, TQM, जिसको हम बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये जो कॉन्सेप्ट है ये जापान में जनरेट हुआ है, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये अब ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है. TQM is defined as total composite of product and services, characteristics of marketing, engineering, manufacturing and maintenance through which the product and services in use will meet the expectation of the customer. TQM कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो केवल एक ही एरिया पे फोकस करता है. ये पूरा कंपोजिट
कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी है, उसकी इंजीनियरिंग प्रोसेस कैसा है, मतलब जो भी हमने वहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, उसके हर एक स्टेप में या उसके प्रोसेस के हर एक स्टेप में हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, तो कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके मेंटेनेंस तक हम यहाँ पे फोकस करते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर। और इन सभी एरिया पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, ताकि हम अपने कस्टमर्स की हम एक्सपेक्टेशंस को हम मीट आउट कर सकें। इसीलिए हम अब केवल प्रोडक्ट ही नहीं सेल आउट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर भी हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि हो गया मिक्सर ग्राइंडर, जिसकी पैकेजिंग हमने बहुत अच्छी की, जिसकी मार्केटिंग हमने बहुत अच्छे से की है, जिस मैन्युफैक्चरिंग हमने बहुत अच्छे से की है, इसमें जो भी इंजीनियरिंग हमने अप्लाई की है वो भी बेस्ट क्वालिटी की है, और इसका मेंटेनेंस भी हमने अच्छे से किया। और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमने अगर अपने कस्टमर्स को कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी, जैसे अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या परफॉर्मेंस क्वालिटी फॉर एग्जांपल कहीं से भी कम हो जाती है, और उसके बाद हम सर्विस सेंटर पे उनको फ्री सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स का ट्रस्ट कंपनी से हटने लगता है और वो प्रोडक्ट आ जाता है बैड क्वालिटी परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंडर। इसलिए अब जितनी भी कंपनीज हैं वो केवल प्रोडक्ट को सेल कर देने तक सीमित नहीं है, सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स को टोटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाएँ। TQM comprises of first quality process, second continuous improvement and third people process। तो TQM में 3 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, वो है क्वालिटी प्रोसेस, continuous improvement and people process। Quality process involves the understanding of who the customer is, what his needs are and how these needs can be satisfied। Thus it comprises of different steps through which कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। ठीक है, तो क्वालिटी प्रोसेस में मेन 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इन 3 स्टेप्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। There is continuous process of improving the product quality and its delivery. The process comprises the plan, do, check, act PDCA cycle। ठीक है, continuous improvement मतलब हम यहाँ पे डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट को हम डेली बेसिस पे यहाँ पे उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और इसी के साथ हम अपनी डिलीवरी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान मतलब कि जो भी हम एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर हम करने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, उसको हमें पहले प्रॉपरली प्लान करना होगा। प्लान करने के बाद हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हम परफॉर्मेंस में लेके आते हैं। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं डू। नेक्स्ट है चेक। चेक में हम देखते हैं कि जो भी प्लानिंग में हमने क्राइटेरिया सेट किए थे परफॉर्मेंस की, क्या वो ही परफॉर्मेंस आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स हमने प्लान में बनाए हैं उस स्टैंडर्ड्स को ही हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो चेक में हम ये देखते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड हमने क्वालिटी के सेट किए थे, क्या वो स्टैंडर्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट अचीव कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट में हम देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर पा रहा है, उस क्वालिटी को मीट आउट कर पा रहा है, तो हम पर्टिकुलर प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और अगर नहीं मीट आउट कर पाता है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, तो वहाँ पे हम अगेन प्लानिंग में चले जाते हैं। तो इस तरह हम अपने प्रोडक्ट और डिलीवरी सर्विसेज में हम कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लेके आते रहते हैं।
Next is people process. It deals with initiating and maintaining the TQM. This is done through the involvement of all employees on the basis of three values: intellectual honesty, self-control, and respect for other. It involves personals of all level. ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे TQM की. TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो हम यहाँ पे केवल अपने प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करते, और केवल हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना और उनको टोटली सेटिस्फाई करना, केवल हम इन दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं, हम उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीपल प्रोसेस. तो यहाँ पे हम ध्यान में रखते हैं कि जो भी हमारी कंपनी का टॉप मोस्ट सीनियर एम्प्लॉई है, जैसे हो गया CEO, तो CEO या मैनेजर से लेके डोरमैन तक, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गेट कीपर है, इन दोनों के बीच में जितनी भी पीपल इन्वॉल्व हैं, हम उन सब में हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं. हम उन सब के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. तो यहाँ पे हम CEO से लेके डोरमैन तक हम हर एक इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल क्वालिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर ध्यान देता है. जैसे हर एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हर एक इंडिविजुअल अपने में ऑनेस्ट है कि उसे क्या काम करना है, उस चीज़ के लिए वो ऑनेस्ट है. सेल्फ कंट्रोल, हर एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन में रहता है, सेल्फ कंट्रोल में रहता है. एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर, और हर एक इंडिविजुअल केवल अपने सीनियर्स का ही नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, अपने जूनियर्स का भी रिस्पेक्ट करते हैं. इसीलिए जापान में जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के साथ खड़े होकर काम करते हैं. वो उनके कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इवन मैनेजर्स कभी कभी अपने वर्कर्स के साथ लंच भी शेयर करते हैं. तो ये सब करके जापान में वो केवल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन में सब एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, तब तक वहाँ पे कोई भी क्वालिटी काम इम्प्लीमेंट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटी भी आती है हमारे विश्वास से. तो TQM केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान नहीं देता, या केवल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना यही उनका टारगेट नहीं होता. अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बिल्डअप करना, सेल्फ कंट्रोल लेके आना, और हर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का रिस्पेक्ट करे, चाहे वो सीनियर एम्प्लॉय हो और चाहे वो जूनियर एम्प्लॉय हो. तो पर्सनल लेवल पे भी क्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच वर्क अगेंस्ट TQM. तो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अगेंस्ट काम करती हैं. फर्स्ट, देयर मे बी सम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फॉर TQM which can be through any level of management. And second, there may be some attitudinal barrier in the form of attitude toward training needs, management style and approach toward quality. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंट करें. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये केवल टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर लेवल के ऊपर फोकस नहीं करता. जब तक तीनों लेवल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक हम TQM को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते. तो कभी कभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं. जैसे अगर तीनों ही लेवल में से कोई भी लेवल में लैक ऑफ सपोर्ट है TQM के लिए, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में TQM को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सेकेंड, अगर किसी भी तरीके का एटीट्यूडल बैरियर आ जाए, जैसे कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो ट्रेनीज़ हैं वो इस ट्रेनिंग को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या जो हमारे मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, इसको हम बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल, उसमें कोई एटीट्यूडल बैरियर आ जाए और वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बहुत ही कैजुअली ले, तो हम TQM को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन एटीट्यूडल बैरियर की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीनों लेवल्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, उसके लिए हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है. ट्रेनिंग को हमें अच्छे से करना पड़ता है,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्टाइल क्या है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की हमारी अप्रोच क्या है। ऐसा ना हो कि हम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा रहे हों। जब तक हम उस क्वालिटी की बेनिफिट्स को नहीं एक्सप्लेन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ, तब तक हम क्वालिटी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसके टुवर्ड हम अपने एम्प्लॉयज़ को जागरूक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच क्या है पर्टिकुलर क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करवाने में, वो भी बहुत ज़्यादा मायने करता है। बोथ प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय डेवलपिंग प्रॉपर क्लाइमेट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक प्रॉपर क्लाइमेट को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में अपने एम्प्लॉयज़ को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के थ्रू नहीं, हमें पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, और हर एक एम्प्लॉय को हमें कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी, या अपने डिसीजन मेकिंग को हमें थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तब जाके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो हर एक लेवल पे क्वालिटी को एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें। The next practice is emphasis on Kaizen. Kaizen is a Japanese term which means continuous improvement and it involves wide range of area. तो काइजन भी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसमें एक वाइड रेंज ऑफ एरिया इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कस्टमर्स ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब कि हम जो भी चीज़ करते हैं वो ओरिएंटेड है टुवर्ड कस्टमर्स ओनली। ठीक है, तो हम जो भी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं वो हम कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और जो भी हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स में चेंज लेके आएँ, ताकि हम कस्टमर्स को टोटल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे हम पूरी तरह कंट्रोल करते हैं अपनी क्वालिटी को। तो हम प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होता है वो होता है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इट रिफर्स टू द मेथड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम एक सिस्टमैटिक वे में जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके मेथड को हम इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा टीम वर्क इम्प्रूव होता जाता है। यहाँ पे हम डिक्रीज़ करते हैं उन गैप्स को जो ह्यूमन और मटेरियल्स के बीच में होता है। जैसे अगर कोई भी हम प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम कोई भी कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो भी उसमें टूल एंड इक्विपमेंट्स लगने हैं वो सारी चीज़ें हम पहले ही अपने पास रख लेते हैं, ताकि हम वहाँ पे मूवमेंट्स को अपने कम कर पाएँ और टाइम को हम वहाँ पे सेव कर पाएँ। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ पे हम हर एक डे के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट्स करते जाते हैं। नेक्स्ट इज ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट मतलब 99.99% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मीन्स जो भी टाइम हमने डिसाइड किया है उसी टाइम पे काम को फिनिश कर देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ अपने पुराने प्रोडक्ट में, या फिर हम नए प्रोडक्ट को हम डेवलप करते जाएं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं करता जब तक कि हम उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स ना लेके आएँ। इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? लो कॉस्ट में हाई बेनिफिट्स। तो हम यहाँ पे हर एक दिन के बेसिस पे अपने प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, मतलब कॉस्ट को हम डिक्रीज़ करते जाते हैं और बेनिफिट्स को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं।
नेक्स्ट इज वर्कर डिसिप्लिन. Worker discipline or employee discipline can be defined as adherence to the company policy, rule, regulation and processes laid down by the management. तो हम यहाँ पे अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन को इनकलकेट करवाते हैं. और डिसिप्लिन क्या होती है कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन और प्रोसेसेस जो भी उसके मैनेजमेंट ने ले डाउन किए हैं उन सभी चीज़ों को फॉलो करना. तो ये दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं. एक होता है सेल्फ कंट्रोल और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. और यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर. नेक्स्ट इज सजेशन सिस्टम. तो सजेशन सिस्टम हम इसलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं ताकि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. और अगर हम लोअर लेवल और मिडिल लेवल से भी एक फीडबैक लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल में अल्टीमेटली वही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन आ सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम कैसे इम्प्रूव करते हैं. और दूसरा, हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस की फीलिंग भी इंक्रीज होती जाती है और वो अपने लेवल पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पे सजेशन बॉक्स लगा दिए जाते हैं जिसमें कोई भी एम्प्लॉय अपने सजेशन को लिख के उस बॉक्स में डाल सकता है. नेक्स्ट इज स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे हम स्मॉल ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ करवाते हैं क्योंकि स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी में हर एक एम्प्लॉय की हेजिटेशन कम होती है और हर एक एम्प्लॉय 100% पार्टिसिपेशन करता है उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में. एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव लेबर मैनेजमेंट रिलेशन. तो जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके रिलेशन मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेटिव होने चाहिए. तो यहाँ पे मैनेजर लेबर की रिस्पेक्ट करता है, लेबर मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करता है और दोनों ही साथ मिलके फुल कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना. मैसेज ऑफ कैजान इज नॉट अ सिंगल डे शुड गो बाई विदाउट सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो हमारा कोई भी एक ऐसा सिंगल डे बर्बाद ना जाए जिसमें हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट ना किया हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब ही होता है कि हर एक दिन अगर हम छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बिग इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो जो भी हम इम्प्रूवमेंट करें वो डेली बेसिस पे करें. इट इन्वॉल्व्स पर्सनल एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हर एक लेवल पे हर एक इंडिविजुअल हर दिन स्मॉल इम्प्रूवमेंट करेगा तो एक बिग चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा. द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड अदर मैनेजर इज क्रूशियल फॉर अडॉप्टिंग कैजान इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और अदर मैनेजर्स का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है अगर हम कैजान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. टॉप मैनेजमेंट शुड इनिशिएट द एक्शन बाय कमिटिंग टू कैजान, डेवलप सिस्टम, प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्स सुटेबल टू कैजान एंड प्रोवाइड क्लाइमेट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस. तो टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले तो इनिशिएट करता है कि हम कैजान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं और केवल इनिशिएट ही नहीं, टॉप लेवल को पूरी तरह कमिटेड होना चाहिए कैजान के टूवर्ड, क्योंकि अगर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फुल कमिटमेंट नहीं दिखाएगा तो बाकी के लेवल भी अपना कमिटमेंट नहीं शो करेंगे. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को पूरा कमिटेड होना चाहिए कैजान के टूवर्ड. एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जिसमें हर एक एम्प्लॉय कैजान को इम्प्लीमेंट करे. कैजान मतलब कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करे. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसीजर है और जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा हमें जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए सूटेबल हो और जो एक ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करता हो जिसमें हर एक इंडिविजुअल हर एक लेवल पे पार्टिसिपेट कर सके इस प्रोसेस में. रोल ऑफ अदर मैनेजर इज टू प्रिपेयर पर्सनल एट वेरियस लेवल टू पार्टिसिपेट इन कैजान बाय प्रोवाइडिंग देम रेलिवेंट ट्रेनिंग. तो मैनेजर का अब यहाँ पे रोल क्या होगा कि ये हर एक लेवल पे इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करें
और उनको पार्टिसिपेट करवाएं कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो उनको रेलिवेंट ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि हर एक इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट या कैजान को समझ सके और इसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर पाए। द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज मूविंग टुवर्ड सिक्स सिग्मा। Six Sigma uses statistical technique to improve business process and can be used in both manufacturing and service sector. तो सिक्स सिग्मा में हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो सिक्स सिग्मा को हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेस कॉल्ड DMAC, which is supported by an assortment of statistical tools. ठीक है, DMAC क्या है? D means define, M means measure, A means analyze, I means improve and C means control. तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है डिफाइन। तो डिफाइन में हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उन चीज़ों को हम सर्च आउट करते हैं, प्रोजेक्ट के गोल्स को डिसाइड करते हैं और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। सेकंड आ जाता है मेजर। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हम अपने प्रोसेस की कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं और उनके कॉजेस क्या हैं। नेक्स्ट है एनालाइज। तो हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका मेन रूट कॉज क्या है, या जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं उनका रूट कॉज क्या है, या कोई भी पुअर परफॉर्मेंस आ रही है या डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उन डिफेक्ट्स का मेन कॉज क्या है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव। तो यहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को और इसमें हम एड्रेस करते हैं कि मेन रूट कॉज क्या है और उन रूट कॉजेस को हम एलिमिनेट करते जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन करते हैं। लास्ट इज कंट्रोल। तो जो भी हमने इम्प्रूव प्रोसेस को स्टेप नंबर 4 में इम्प्लीमेंट किया है उस प्रोसेस को हमें आगे भी कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट, इट मेजर्स स्टैटिस्टिकली हाउ वेल अ बिजनेस प्रोसेस इज परफॉर्मिंग। तो सिक्स सिग्मा के थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करके ये मेजर करते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रोसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनाइजेशन माइंडसेट in which people makes decision based on data, look for causes of problem, define defects based on customer rather than internal requirements, seeks to control variations and track leading indications of problem to prevent them from happening. तो इसके एप्लीकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिसमें वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन बेस्ड होने चाहिए डेटा के ऊपर, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पे हम जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कॉज थी उसके ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो डिफेक्ट्स हम कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं रैदर देन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखते हुए हम डिफेक्ट्स को नहीं डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास मशीन्स अच्छी नहीं हैं उस वजह से डिफेक्ट्स आए, इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। कस्टमर्स की कंप्लेन आई मतलब प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट था, हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सीक्स टू कंट्रोल वेरिएशन। तो सिक्स सिग्मा जो है वेरिएशंस को कंट्रोल करती है और इन चीज़ों को भी ट्रैक करती है या ऐसे इंडिकेशंस को भी ट्रैक करती है जिनकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है, ताकि जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पहले ही प्रिवेंट कर पाएँ। रोल ऑफ मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा। अब मैनेजर का यहाँ पे क्या रोल होगा? फर्स्ट, टू सेलेक्ट एंड रिटेन सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल। तो ऐसे
प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट करना जिनके पास सिक्स सिग्मा का कोई सर्टिफिकेशन हो, जिन्होंने सिक्स सिग्मा का कोर्स किया हो, जैसे ब्लू बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं सिक्स सिग्मा के। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग नीड्स। तो ये पता करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो सिक्स सिग्मा को इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे या क्वालिटी TQM को इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो पता करना कि क्या ट्रेनिंग नीड की ज़रूरत है, और अगर है तो उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग सिक्स सिग्मा कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर मेंटेन करके चलना जिसमें हर एक लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ सिक्स सिग्मा को सपोर्ट करें। नेक्स्ट, इफ़ नीडेड पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। और अगर कोई ऐसी नीड हो जिसमें मैनेजर को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़े सिक्स सिग्मा प्रोसेस में, तो उसमें मैनेजर्स पार्टिसिपेट करें, पीछे ना हटें। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग एफर्ट्स एंड रिवार्डिंग दीज एफर्ट्स एडिक्वेटली। तो जिन भी एम्प्लॉयज़ ने सिक्स सिग्मा का सपोर्ट किया है या इसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प किया है, इम्प्लीमेंट होने के बाद उन सभी एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हों। तो ऊपर के जितने भी रोल्स हमने अभी पढ़े हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं जो अभी तक मैनेजर्स करते आ रहे हैं उनसे ये अलग रोल हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेजर को खुद से अच्छी तरह से इक्विप करने पड़ेंगे और अपने हिसाब से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना होगा। इसी में जो हमारा फोर्थ टॉपिक था क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स लेता है क्वालिटी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक ऑडिट होता है और उसके बाद कंपनी को हम क्वालिटी सर्टिफिकेशन दे देते हैं। इसी तरह अदर कंपनीज़ हैं जैसे नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं STQC। तो ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन 9001 या ISO 9001। ISO 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं QMS, और ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेती हैं और इनका हर 6 महीने पे ऑडिट भी होता रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ethical issues in organizational behavior. Ethical issues in organizational behavior are in the form of business ethics, which refers to a set of moral principles that should play a significant role in guiding the conduct of managers and employees in the operation of any organization. These moral principles helps in deciding what is right or wrong action. The implication of ethic is that only right action should be taken and wrong action should be avoided. तो कई तरीके के इथिकल इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आते हैं जो मैनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स क्या है? ये एक तरीके के बिजनेस इथिक्स होते हैं और इसमें कुछ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस तरह होंगे। तो ये जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें गाइड करते हैं ये डिसाइड करने में कि जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो राइट एक्शंस हैं या रॉन्ग एक्शंस हैं। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कोशिश करते हैं कि जितने भी राइट एक्शंस हैं उनको हम एक्सेप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी रॉन्ग एक्शंस हैं उन सब रॉन्ग एक्शंस को हम अवॉइड करें। वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एमर्जेस, इज देयर रियली अ नीड ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर व्हेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी हैव बिकेम ऑलमोस्ट रूल देन एक्सपेक्टेशन। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि
क्या सच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एथिक्स का कोई रोल है? जबकि अगर हम देख लें अपनी सोसाइटी में तो हर जगह अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं और ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस की होती हैं केवल अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। अब अनएथिकल प्रैक्टिसेस एक रूल बन गए हैं और बहुत ही ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उनको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करें? नीड फॉर एथिक्स इन ओबी कैन बी जस्टिफाइड बोथ थियोटिकली एंड ऑपरेशनली। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो एथिक्स की नीड है उसको हम 2 वे में जस्टिफाई कर सकते हैं, एक तो थियोटिकल वे में और दूसरा ऑपरेशनल वे में। पहले देख लेते हैं थियोटिकल वे। Theoretically, ethics is justified if we take it in terms of action and counteraction. Any action which is undesirable will not be effective in the long run because there will be counteraction which will negate the earlier action. Thus, unethical action will bring temporary result only. ठीक है, थियोटिकली अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका एक रिएक्शन आता है या उसका एक काउंटर एक्शन होता है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो अनडिजायरेबल है वो लॉन्ग रन तक नहीं चल सकता या उसका इफेक्टिवनेस लॉन्ग रन तक नहीं होता। तो शॉर्ट रन में तो हम उस एक्शन से कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं बट लॉन्ग रन उसके इफेक्ट अच्छे नहीं होते क्योंकि पर्टिकुलर उस एक्शन का जो रिएक्शन आएगा लॉन्ग रन में वो उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देगा अगर वो अनएथिकल होगा तो। Therefore, जो भी हमारे अनएथिकल एक्शन होते हैं वो शॉर्ट रन के लिए एक टेम्परेरी बेनिफिट्स तो हमें दे सकते बट लॉन्ग रन में हमें लॉन्ग रन बेनिफिट्स कभी नहीं देते। ऑपरेशनली टू, ethics is justified as those organization which adopt ethical practice are in a better position to attract resources of various type। और अगर हम ऑपरेशनली भी देखें तो जिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑपरेशंस में एथिक्स को अप्लाई किया है वो लॉन्ग रन में बेटर पोजीशन को अचीव करते हैं और जो लोग ऑपरेशनली अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं वो शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट कमा लेते हैं बट लॉन्ग रन में उनकी इमेज पे एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बीच में आपने सुना था कि मैगी में लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया था और लेड क्या है, एक कार्सिनोजन एजेंट है। कार्सिनोजन एजेंट्स वो होते हैं जिनके थ्रू बॉडी में कैंसर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई और क्वालिटी को चेक किया गया तो लेड का कंटेंट मैगी में ज़्यादा पाया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने मैगी का यूज़ करना बंद कर दिया और जितने भी लॉट्स सप्लाई हो चुके थे मार्केट से वो सारे लॉट्स भी वापस बुलवा लिए गए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मदर्स की मेंटेलिटी क्या है कि वो अपने बच्चों को आटा नूडल्स दे सकती हैं बट मैगी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो शॉर्ट रन में तो कंपनी ने प्रॉफिट को कमाया बट लॉन्ग रन में उसकी क्या इमेज बन गई, उसकी इमेज ऐसी बन गई कि आज भी मैगी को ज़्यादा एक्सेप्ट लोगों ने किया नहीं है जबकि उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट अब हो चुका है, लेड के कंटेंट को काफ़ी कम कर दिया गया है। तो इस तरह हम शॉर्ट रन में तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम प्रॉफिट कमा सकते हैं बट लॉन्ग रन में हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। Thus in the society need for ethics in OB is due to following reason। ठीक है, तो सोसाइटी में एथिक्स की क्यों नीड है? फर्स्ट, मॉरल कॉन्शियसनेस। मॉरल कॉन्शियसनेस मतलब हम खुद से सोचें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्योंकि हम अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमें खुद में पता होता है कि हम वो चीज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमारा मॉरल कॉन्शियसनेस क्या अलाउ करता है कि हम गलत काम करें तो यहाँ पे हमें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, जो सही है उसको हम एक्सेप्ट करें और जो गलत है उसको हम अवॉइड करें। सेकंड इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब कि अगर हम कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी लॉन्ग रन डाउन होते जाती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रेशर। एनवायरमेंटल प्रेशर मतलब लीगल प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर। तो अगर हम कोई भी लॉन्ग रन में अगर हम कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं या फॉलो करते हैं तो उसका काउंटर पार्ट बन जाता है हमारा एनवायरमेंटल प्रेशर। जैसे सोसाइटी उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो इस डर से हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज लीगल प्रेशर। तो लीगली भी हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो लॉ है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हावी नहीं होने देती। तो लीगल प्रेशर की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस पकड़ा जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कई बार सील भी कर दिया जाता है या उनसे लाइसेंस भी ले लिया जाता है। इनकलकेटिंग इथिक्स इन ओबी। तो इथिक्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? फर्स्ट, टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट का अप्रोच होना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को लेके आए, और फुल कमिटमेंट होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तभी मिडिल लेवल और लोअर लेवल में हम एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स क्या है कि जो भी प्रैक्टिसेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो लिखित रूप में हो। क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एथिक्स ट्रेनिंग। टाइम पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को हमें एथिक्स की ट्रेनिंग के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट, विसिल ब्लोइंग। ठीक है, विसिल ब्लोइंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ गलत होती है तो वहाँ का एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट शोर मचा सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा और वो अनएथिकल काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा। तो इस वे में हम एथिक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके क्लास, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।